दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा। दोस्तों, हर बार के भांति इस बार भी मन में कुछ ना कुछ जिज्ञासा होती ही रहती है। अब मुझे लोगों के एक प्रस्ताव के तहत लोगों ने जिक्र करा कि वैदिक ज्योतिष क्या है। लोशो पढ़ते पढ़ते बहुत समय हो गया, तो उन्होंने जाना चाहे कि लोशो का जन्म कहाँ से हुआ और वैदिक क्या है। जब ये सब फ़ोन आए तो मैंने सोचा क्यों ना वैदिक पे चर्चा करी जाए। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष की एक माँ है। वैदिक ज्योतिष एक हमारे वेदों की जननी है। वेदों का निर्माण ज्योतिष के द्वारा हुआ। ज्योतिष का एक पार्ट, वेदों का एक पार्ट ज्योतिष है, जिससे ज्ञान का व्याख्यान करके पांचवा पाठ से दूर तक दृष्टि डाल के जब वेदों को लिखा गया, तो मैं यही बार बार बताना चाहता हूं कि जो वेदों का एक पार्ट है वैदिक ज्योतिष, वो नेत्र है। नेत्र मीन्स ज्ञान, देखना, चश्मा, मानसिकता, किसी को ज्ञान देना, जानकारी देना, समझाना। ज्योतिष का उद्देश्य ये है। अब हम कुछ गलत धारणाएं हमारे अंदर भर जाती हैं। हम ये सोच लगते हैं कि ज्योतिष एक जादूगरी है, शायद ज्योतिष करेंगे तो हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये गलत फहमियां दिमाग से निकाल दो। ज्योतिष एक ज्ञान है। जिस तरह से एक डॉक्टर आपको दवाई देता है, अच्छा होना या ना होना, बुरा होना या ना होना, सब ईश्वर पर निर्भर करता है, डॉक्टर पे नहीं। डॉक्टर का काम उस चीज को देख के गाइड करना है। इसी तरह ज्योतिष का काम किसी भी समस्या को लेकर उसे गाइड करना है। होना ना होना सब ईश्वर के विधान है। दोस्तों, इन सब बातों के बारे में मैंने सोचा, मैंने आपको बताया ज्योतिष क्या। ज्योतिष को समझो दोस्त, रटो मत। लोग कहते हैं कि हमारे सर के ऊपर से निकल जाती है, हमारे पल्ले ही नहीं पड़ती वैदिक ज्योतिष। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन आपके मन में लगन आ जाएगी कि हमें यह कार्य करना है, तो संसार की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिस कार्य को आप ना कर पाए। जितनी सोच आप मजबूत बनाते जाएंगे, हर कार्य को आप करते जाएंगे। अब मैं बताना चाहता हूं ज्योतिष क्या है, यह बताना चाहता हूं। ज्योतिष का ये मैंने बता ही दिया वेदों से। ये 5000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, वेदों का निर्माण जब से हुआ, जब से ज्योतिष का चलन हुआ। दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं। ग्रह तो 9 कल भी थे और आज भी हैं। व्यक्ति कल भी थे, व्यक्ति आज भी हैं। लेकिन हर चीज में परिवर्तन आ गया। आज हम पैदल से हवाई जहाज में पहुंच गए। आज हम गेहूं घर बैठे में प्राप्त होने लगा। कहने का मतलब है कि हर चीज में परिवर्तन आ गया। आज हर व्यक्ति के घर घर में कैमरा आ गया, हर व्यक्ति फोटो खींचने लगा। पहले हर चीज की समस्याएं थी। जब विज्ञान के द्वारा हमारी हर चीज में तरक्की हुई, तो ज्योतिष में क्यों नहीं हुई? युद्ध कल भी होते थे, युद्ध आज भी होते हैं। कल युद्ध ईंट पत्थर से होते थे, आज युद्ध मिसाइलों से होते हैं। लेकिन हमारी ज्योतिष वही की वही। तो मेरे मन में एक छोटा सा भाव उत्पन्न हुआ, क्यों ना मैं इस पे एक श्रृंखला बनाऊं। दोस्तों, मेरी प्रयास रहेगा आपको ज्योतिष, सूर्य से लेके हर काम को लेके पूरा के पूरा 12 राशियों के बारे में, पूरे 9 ग्रहों के बारे में एक नए तरीके से, नए शोध से मैं एक रिसर्च कर रहा हूं। और उसके अंदर आप लोग मेरा कोई सुझाव दें, मेरा साथ दें, तो मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। अब मैं उसको बोलने से पहले, मैं बात को चालू करने से पहले, मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि मैं ब्रजभूषण पॉइंट से हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली वीडियो पहुंचाए और आपको देखने में आनंद आए। दोस्तों, रोज ही मैं इस बात को कहता हूं और आपका सहयोग बराबर मुझे मिलता है। अब मैंने आज क्या किसके बारे में सोची, मैंने आपको बता ही दिया, स्थिति बताई। आज मैंने एक चंद्रमा के बारे में सोची। मैं चंद्रमा से चालू करता हूं। दोस्तों, चंद्रमा क्या है? वीडियो थोड़ी लंबी हो करेंगी,
एक ग्रह के बारे में वीडियो बहुत सारी बनेंगी। मेरा उद्देश्य एक ग्रहों को 9 ग्रहों से मल्टीप्लाई हर भाव में करने का है। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा, और जो अपनी कुंडली भी देगा मैं उसका विश्लेषण भी करके आपको चार्ट में लगाऊंगा जो मेरे मन में भाव आया। तो मैंने बताया चंद्रमा मन का कारक है, हर व्यक्ति जानता है। चंद्रमा होमिंग नेचर फीलिंग। मैं आपको एक ग्रह को एक शब्द से समझाने का प्रयास करूंगा, 9 ग्रहों को 9 शब्दों से समझाने का प्रयास करूंगा। मात्र मेरा आपको साथ देना है, पूरी वीडियो देखनी है। नंबर, मैंने क्या कहा? चंद्रमा मन है, मन का कारक है, फीलिंग है। हमारे कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, 12 भावों में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, और जहां पे भी हमारा मन है हम वहां के बारे में सोचते हैं। राशि के 12 भाव हैं। जिस टाइम बच्चे का जन्म होता है उसकी जो एक सोच होती है, अगले जन्म में जाने की जो सोच होती है, तो चंद्रमा जिस भाव में बैठता है वो व्यक्ति की चंद्र कुंडली कहलाती है। दोस्तों, अब चंद्र कुंडली हम चंद्रमा से ही क्यों चालू हुए? चंद्रमा ही मन को कारक बताया गया, इसके पीछे कारण है। चंद्रमा पृथ्वी के सब में नजदीक है। इसकी चाल स्पीड पृथ्वी का 2.25 दिन में चक्कर लगा देती है। इसका मतलब पृथ्वी पे सब में ज्यादा प्रभाव चंद्रमा का पड़ता है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए इस चंद्रमा में बहुत सी बातें समाई हुई हैं, और चंद्रमा के आधार पे ही हम चंद्र कुंडली के आधार पे नाम रखते हैं। हम चंद्रमा के आधार पे हमारे पूरे संसार में चाहे कोई सा ही मजहब हो, चंद्रमा को हर आदमी महत्व देता है, और चंद्रमा प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देता है। ये हमारा देवता है, ये अंदर की शक्ति है। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है। सूर्य के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। आज मैं चंद्रमा के बारे में बताता हूं। मैंने क्या कहा? अगर चंद्रमा आपका अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है तो आपकी मानसिक स्थिति बड़ी मजबूत पाई जाएगी, और चंद्रमा आपका नकारात्मक है, नीच में या शत्रु भाव में है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी मानसिक स्थिति छोटी हो जाएगी, और ऐसा व्यक्ति कोई घिनौना से घिनौना कार्य भी कर सकता है। दोस्तों, आप आगे आगे चलते आइए, मैं पीछे पीछे हूं। चंद्रमा, हमारी चंद्रमा के साथ साथ कौन कौन सी युक्तियां होती हैं, इसके बारे में भी मैं बताने का आपको प्रयास करूंगा। अभी मैं आपको बता ही रहा हूं, चंद्रमा मन का कारक है। जो भी विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, ये पृथ्वी के सब में नजदीक है, ये मैंने आपको बता दिया। हम 12 राशियों के अंदर इसकी राशि, चंद्र की राशि कर्क होती है। यदि हमारे 12 भावों में हमारी जहां राशि पड़ी है, जहां चंद्रमा पड़ा है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। हम उससे संबंधित ही कार्य करते हैं। यदि किसी का चंद्रमा 4थे स्थान में बैठा है, कर्क राशि में है, तो आप सोच सकते हैं उस बच्चे की फीलिंग अपनी माता के प्रति बहुत अधिक पाई जाएंगी। देखिए, माता धन, चंद्रमा धन का भी कारक है, चंद्रमा भोग का भी कारक है। चंद्रमा की दशा महादशा में आदमी को भोग की, यात्राओं की, धन की उपलब्धि होती है। अब मैं आपको इसकी युक्तियां बता जाता हूं, मैं महसूस कर रहा हूं वीडियो लंबी हो रही है। अगर इनका कॉम्बिनेशन बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ होते हैं, बृहस्पति क्या है? जुपिटर, ज्ञान, गंगा जल, एक गंगा जल के तरह पवित्र बृहस्पति को माना जाता है। और चंद्रमा और जब बृहस्पति एक साथ जुड़ जाते हैं तो इन्हें गज केसरी योग माना जाता है। गज मैंने हाथी, केसरी मैंने राजा, ऐसा व्यक्ति राजा के समान। लेकिन दोस्तों, मैंने जब रिसर्च करी, सोच करी, तो मैंने चंद्रमा और गुरु के व्यक्तियों को एक बहुत छोटी स्थिति में देखा, बहुत कमजोर स्थिति में देखा। पुराने जोशी आज तक कहते आ रहे हैं कि ये गज केसरी योग, ऐसे व्यक्ति को धनाढ्य होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, इसके परिवार अच्छा होना चाहिए, बच्चे ऐसे होने चाहिए, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जब मैंने देखा ऐसी स्थिति तो मैंने सोचा
बृहस्पति और चंद्रमा की युक्ति गज केसरी योग बनाती है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे धन का लॉजिक नहीं है। बृहस्पति को मैंने क्या कहा? एक गंगा जल। ऐसे व्यक्ति के मन में विचार गंगा जल कितना पवित्र हो जाते हैं। वो व्यक्ति अगर भीख भी मांगता मिलेगा तो उसका एक पहचान एक अलग होगी उसके मन में, क्योंकि गंगा जल का वास हो गया। मैं बताना चाहता हूं, चंद्रमा एक मन होता है और जिस भी ग्रह के साथ वो जुड़ जाता है उसकी वैसी प्रवृत्तियां बन जाती हैं। अब इसके अंदर हमें यह भी देखना पड़ता है चंद्रमा कितने अंश का है और बृहस्पति कितने अंश का है। तो दोस्तों, इस भ्रांति को दिमाग से निकाल दो कि चंद्रमा और बृहस्पति गज केसरी योग है तो ऐसा व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, ज्ञान से सक्षम हो सकता है, लेकिन धन से यह ईश्वर की इच्छा है। अब मैं आपको इसके बाद बताना चाहता हूं चंद्रमा और मंगल। चंद्रमा और मंगल लक्ष्मीपति योग बनाती है। अगर ये दोनों योग एक साथ जुड़ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास धन की अपार स्थिति हो जाती है, क्योंकि मंगल क्या है? इच्छा, और चंद्रमा क्या है? मन। जब किसी का मन किसी काम इच्छा के अनुसार उसका मन काम में लग जाएगा तो उसके पास पैसे की प्राप्ति बहुत अधिक हो जाएगी। दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूं। अगर चंद्रमा की डिग्री ज्यादा है, मंगल में गुस्से की अधिकता होती है और चंद्रमा कोमल स्वभाव का होता है। जब मंगल की मात्रा ज्यादा होती है, जब वो गुस्सा करता है, और चंद्रमा एक पानी है, जब मंगल पानी में गिरता है तो वहां से क्या होता है? पानी को गर्म कर देता है, उसमें भाप निकलती है, तो ऐसा व्यक्ति इरिटेट हो जाता है। अब मैं इसके बाद बताना चाहता हूं चंद्रमा और बुध। दोस्तों, चंद्रमा क्या है? मन। मन और बुद्धि का बड़ा मजे के सब्जेक्ट है, इसे खेल समझो। मन कहता है मैं बड़ा और बुद्धि कहती है मैं बड़ी। अब बताइए कौन बड़ा? लेकिन कभी कभी बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े प्रोडक्शन चंद्रमा पे आके रुक जाती हैं, और चंद्रमा एक नटखट प्रवृत्ति का होता है तो उसमें एक नटखट माहौल बन जाता है। और कभी कभी बुद्धि के चाहने के बावजूद भी निर्णय चंद्रमा के पक्ष में जाता है, बुद्धि बेसहारा खड़ी देखती रह जाती है। लेकिन अगर बुद्धि की मात्रा अच्छी है, अगर बुद्धि के अंश अच्छे हैं, तो बुद्धि का निर्णय फाइनल फैसला होता है। लेकिन चंद्रमा के फैसले में कहीं ना कहीं किंतु परंतु रहती है। और आगे चलता हूं, चंद्रमा और बुध बताया, गुरु बताया, चंद्रमा और शुक्र। जब चंद्रमा और शुक्र एक साथ जुड़ते हैं, चंद्रमा क्या है? मन, शुक्र क्या है? विलासता। जब व्यक्ति के मन में विलासता का भाव जाग जाता है, वो हर चीजों से संतुष्ट हो जाता है, तो उसके पास कैसी भी छोटी सी छोटी चीज हो, उसे उसकी चाहत नहीं होती, उसे बड़े बनने की चाहत नहीं होती, बड़ी चीज की गहर करने की चाहत नहीं है, क्योंकि सुख और दुख हमारे मन से होता है। अच्छा बुरा जो संबंध होता है वो हमारे मन से होता है। जब मन, चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठ जाते हैं तो उसके मन में लग्जरी आ जाती है। जब जिसका मन शांत हो जाता है तो उसे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। चंद्र और शनि। चंद्र क्या है? मन। और शनि क्या है? चंद्र क्या है? रोशनी। शनि क्या है? अंधेरा। जब किसी व्यक्ति के किसी भी भाव में चंद्रमा और शनि बैठ जाते हैं तो विष योग बन जाता है। जब वो विष योग बन जाता है तो उसके जीवन में अंधेरा आ जाता है। जिस व्यक्ति के जिस भाव में चंद्रमा और शनि बैठते हैं, अगर ऐसा व्यक्ति जरा सा पेशेंस रखता है, जब वो अंधेरे से गुजरता है, निकलता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े बड़े सन्यासी बनते हैं, बड़े ऊंचे पदों पे होते हैं, ऊंचे पोस्टों पे होते हैं। अब आप ये देखिए, क्योंकि वो संघर्ष करके, रोशनी है, हर अंधेरे के बाद दिन आता है, लेकिन जब अंधेरे से निकल कर दिन आता है तो आदमी को कितना आनंद आता है ये। और लेकिन ऐसी स्थिति में चंद्रमा और शनि का जब विषयोग बनता है, ऐसे बच्चे की मदर के बॉडी पेन भी होता है और पैरों में दर्द खासकर होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं चंद्रमा राहु, ये एक ग्रहण दोष है। जब चंद्रमा और राहु एक साथ होते हैं तो व्यक्ति को ग्रहण दोष लग जाता है, क्योंकि राहु जल्दी से कुछ नहीं देता, राहु सब कुछ ले लेता है। देता है वो झटके से देता है, अचानक देता है। चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। जब उस पर ग्रहण दोष लग जाता है तो ऐसा व्यक्ति एकदम से ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और ऊंचाइयों से नीचे गिर जाता है। जो मैं बताना चाहता हूं,
चंद्रमा और राहु का एक ग्रहण दोष होता है। ऐसा व्यक्ति सफलता के बाद फिर नीचे आ जाता है, क्योंकि ये देता है, धीरे धीरे देता है, झटके से देता है, अचानक से लेता है। तो इसके ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन का मरीज होता है, उसके मन में धुआं छा जाता है। राहु छाया ग्रह है, राहु चंद्रमा मन के अंदर एक अंधेरा पैदा कर देता है। ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है और वो दूर तक की बात सोचता है, जहां तक कि उसे सोचने की जरूरत नहीं होती, वो तनावग्रस्त हो जाता है। चंद्रमा और केतु, अगर चंद्रमा केतु, केतु क्या है? तड़फन, राहु का ही पार्ट है। केतु जहां भी होता है वहां तड़फन पैदा करता है। जब चंद्रमा और केतु एक साथ जुड़ जाती है, राहु देता तो है, भले ही झटके से देता हो, केतु को तो देना ही नहीं आता। केतु जिसके पास बैठ जाता है उसे पकड़ लेता है, देता कुछ नहीं है उसे, उसकी एक शक्ति बन जाती है। तो चंद्र और केतु किसी के पास एक साथ होते हैं तो वो उस क्षेत्र में तड़फन होती है। अगर वो 11वें भाव है तो कमाने की तड़फन, अगर वो चौथे भाव में है तो परिवार में तड़फन, और तीसरे भाव में तो पराक्रम की तड़फन। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं तड़फन का योग बना रहता है। अब मैंने आपको बुध बता दिया, मंगल बता दिया, सूर्य है। जब चंद्रमा और सूर्य एक साथ होते हैं, ये मैं सूर्य के चैप्टर में क्रिया करूंगा, लेकिन यदि चंद्रमा और सूर्य एक साथ होते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है, चंद्रमा और सूर्य एक साथ पाए जाते हैं, तो ऐसा बच्चे एक डिप्रेशन का रहता है, क्योंकि सूर्य आग है, चंद्रमा पानी है। ऐसा व्यक्ति एक हमेशा उसके अंदर डर बना रहता है, एक भय बना रहता है, और वो जल्दी से किसी चीज़ को फेस नहीं कर सकता। दोस्तों, मैंने बताया 12 भाव में पूरा पूरा समाया हुआ है। जब प्रथम भाव में बच्चा होता है, चंद्रमा होता है, तो वो अपनी बॉडी के बारे में ढूंढता है। जब दूसरे भाव में आता है तो वो अपने परिवार के साथ जुड़ जाता है, खाता पीता है, परिवार, बहन भाई। तीसरे स्थान पर आता है तो खेलने कूदने लग जाता है। जब चौथे स्थान में आता है तो एजुकेशन से संबंधित वो जुड़ जाता है। 5वें में आता है तो वो एक तरह से नॉर्मल एजुकेशन और लव और इन सब बातों में जुड़ जाता है। जो छठे में आता है तो वो क्रिएटिव नेचर बन जाता है, वो बाहर निकल गया घर से, चौथे का घर है उसका बाहर निकल गया। जब बाहर आता है तो जब ये सब कार्य करता है तो उसके शत्रु भी पैदा होते हैं। छठे भाव से शत्रु पक्ष को देखा जाता है। 7वें भाव में लव लाइफ को देखा जाता है। अब हाँ, यहाँ से कारोबार, व्यापार को भी देखा जाता है। 8वें में आता है तो उसका एक रिसर्च, उन सबको खोजने की कोशिश करता है कि मुझे क्या करना है। जब वो खोज कर लेता है तो 9वें भाव में आता है तो वहाँ से वो जो खोजता है उससे उसका भाग्य चमकता है। जब उसका भाग्य चमकता है तो उसके आधार पर 10वें भाव में आके वो एक कर्म करने लगता है। अगर किसी के 10वें स्थान में चंद्रमा होता है तो ऐसा बच्चा बहुत भाग्यशाली और पैसे वाला होता है। और 11वें स्थान पर जब चंद्रमा आता है तो वो आमदनी के बारे में सोचता है। कर्म के बाद वो आमदनी के बारे में सोचता है कि आमदनी कितनी होगी। जब वो 12वें भाव में आता है तो जब कर्म भी हो जाता है, आमदनी भी हो जाती है, तो वो 12वें स्थान पर आके खर्चे के बारे में सोचता है कि मुझे कैसे खर्च करना है। तो दोस्तों, अब मैं चंद्रमा के उपाय भी बताना चाहूँगा। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है। मैं अगली वीडियो में आपको चंद्र के बारे में जो कुछ बातें बच गई हैं वो, और प्लस उसके अच्छे होने के फ़ायदे और बुरे होने के दोष के बारे में बताऊँगा, और इसको उपाय भी बताऊँगा क्या उपाय करने हैं। दोस्तों, इस सब के बातें मैंने ये वैदिक की एक कड़ी चालू करी है। इस कड़ी में मैं मेष राशि से लेके मीन तक सब बताऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा राहु केतु किस स्थान पे होने पे हमारे किस बॉडी पार्ट में तिल का निशान होता है। आप मन से, इत्मीनान से, शांति से इसे जरूर देखे करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि किसी को मेरे यहाँ लोशो ग्रिड सीखनी है, किसी को भी, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं आपको लोशो ग्रिड मात्र 6100 रुपये में सिखाता हूं, और 1100 रुपये मेरे मात्र कंसल्टेंसी चार्ज हैं। यदि किसी को मेरे से कुंडली दिखवानी है, मैं लोशो ग्रिड और वैदिक से और लाल किताब से तीनों फार्मूले से कुंडली को देखता हूं। यदि आपकी इच्छा है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें। नमस्कार, जय हिंद।